सुप्रभात बच्चों। आज बृहस्पतिवार है और आज की हिंदी की वर्कशीट आपकी भाग 4 जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ से ली गई है। ये कार्यपत्रक 4 है। आज दिनांक 1/10/2020 है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। इसी पाठ को आगे कंटिन्यू करते हुए विस्तार से इस पर आप चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, पाठ की ओर, शेष भाग की ओर पाठ के लौटते हैं। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए पाठ को कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। मैंने यानी लेखक ने। लेखक जो अब बड़ा हो चुका है, बदलू काका के पास मिलने जाता है, उस समय का ये वर्णन है। बदलू, फिर मैं भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल मतलब अपनी यादों में, अतीत मतलब बीते हुए समय के चित्र यानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं बदलू काका। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उनकी मच्छियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव अब गांवों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लग गए थे। जहां गांव में औरतें लाख की चूड़ियां पहनती थी, वो भी अब क्या है, कांच की चूड़ियां पहनने लग गई थी। तो गांव में भी जो है औरतें कांच की चूड़ियां पहनती थी, जिसकी वजह से ये जो बात है बदलू काका ने जो है जनार्दन जो लेखक है उसको कही। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना वह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है, लाख में कहाँ संभव है। यहाँ प्रश्नवाचक जो है शैली का प्रयोग है कि सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लाख की चूड़ियों की जगह कैसे अब कांच की चूड़ियों ने ले ली है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। इस लाइन को अंडरलाइन करते चलो बच्चों। यहाँ पर आपके एक प्रश्न के उत्तर में ये लाइन जो है काम आएगी, तो इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर उसने मेरी शंका भाप ली थी और बोला। शंका भापना मतलब व्यथा को जान लेना। दमा नहीं है मुझे, फजली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख, जिसे जो है बदलू काका बता नहीं पा रहे थे। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटने का शाब्दिक अर्थ है बच्चों यहाँ बेरोजगार कर देना। तो ये मशीन युग का एक नुकसान ये रहा कि अधिकतर लोगों के जो है रोजगार ख़त्म हो गए थे इस मशीन युग के कारण। कुछ देर बाद फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है।
उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ लगा दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ये कौन कह रहा है? ये बदलू काका कह रहे हैं। किसको? लेखक को। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। वह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, यह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक बार में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी यहाँ आम की नस्ल का जिक्र हुआ है। आम की और नस्लें जैसे होती हैं ना, उनमें से सिंदूरी भी एक नस्ल है। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लाकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। दाम 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। ये इस पूरे पाठ का सार है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। आइए बच्चों, इसके पाठ जो है अनुच्छेद है, इसके प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? इसका उत्तर आप इस तरह से देंगे कि बदलू के मन में जो व्यथा थी वो मशीनी युग के प्रचार के कारण जो कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार, लोगों का आकर्षण कांच की चूड़ियों के प्रति होता था। ये जो व्यथा थी जो लेखक के मन से छुपी नहीं थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? अब जो आपने अंडरलाइन की थी ऊपर वो देखिए, मशीन युग के आ जाने के कारण बदलू के जीवन में जो परिवर्तन आए, एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि बदलू जो है बेरोजगार हो गया था, उसके पास कोई काम नहीं था। इसके साथ ही अवस्था का भी उसके जो है जीवन पर प्रभाव पड़ा। जैसे उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ और पैरों की नसें उभर आई थी। ये सारी स्थितियां थी जो कि उसके बदलू के जीवन में जिससे आगे बदलाव आया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मशीनों ने हमारे जीवन में क्या बदलाव लाए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानियों और लाभों के बारे में लिखिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है। जैसे कि आप निबंध भी करते हैं, वैज्ञानिक आज का वर्तमान वैज्ञानिक युग जैसे मशीनों के कारण क्या बदलाव आए हैं कि जो काम ज़्यादा समय में होता था पूरा, वो अब जो है बहुत ही कम समय में पूरा होने लग गया है। ठीक है, और अब जो नुकसान इसका हुआ है कि काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिस काम को 10 लोग करते थे, हाथ से जो काम होता था, अब 2 ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति उस काम को कर लेता है, क्योंकि काम तो मशीन ने ही करना है। जिसकी वजह से बेरोजगारी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 4 और अंतिम प्रश्न देखिए इस अनुच्छेद का, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? जो अनुच्छेद की बिल्कुल अंतिम लाइन है उसकी ओर लौटिए कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी कि जमींदार की बेटी
के विवाह पर 10 आने पैसे ना मिलने के कारण भी, पूरे पैसे जो है मेहनत के ना मिलने के कारण बदलू ने जो चूड़ियाँ हैं वो नहीं दी। इससे पता लगता है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसने अपने स्वाभिमान को, अपनी मेहनत के मेहनताने को जैसा का तैसा बनाए रखा। और यही जो अंतिम पंक्तियाँ हैं इस पाठ का सार है, शीर्षक है। तो धन्यवाद। इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। इस वर्कशीट को शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट करके अपने ग्रुप पे सेंड